वेरी गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है सीजीआईटी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए ए टू जेड कंप्यूटर, एक ऐसा कोर्स, एक ऐसी क्लास जो हर एग्जाम का, हर मर्ज की दवा है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आप डीडीए की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में अगर कंप्यूटर आ रहा है तो जवाब आपका है ए टू जेड कंप्यूटर। दोस्तों यहाँ पे ए टू जेड कंप्यूटर के तहत मैं रोजाना करके आ रहा हूं, तो यहाँ पे मैं आपके ही डिमांड पे टॉपिक भी कवर करता हूं, यहां पे मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करता हूं, और उसी कड़ी में आज मैं यहां पे कर रहा हूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। हर दिन यहां पे मैं 20-25 क्वेश्चन है जो सॉल्व करता हूं, जो मेरे एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चन की सीरीज के तहत ही आता है। तो यहां पे आज भी वही होने वाला है कि आज हम करवाने वाले क्या है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है जो आपके साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का तरीका बहुत सही रहेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम के भी देखने को मिलेंगे, यानी कि एक मिक्स क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आज के सेशन में मैं आपको करवा रहा हूं। बेसिकली आज का क्वेश्चन जो होगा वो एमएस ऑफिस बेस्ड ज्यादा होगा और नेटवर्किंग भी, यानी वो दो चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे लाइव जुड़ जाइए, सेशन को कॉपी कीजिए और सारी स्टडी ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, इस क्लास को शेयर जरूर करें। एक बात मैं हमेशा कहूंगा कि आप क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है। असर पे होगा, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड करिए प्लीज। रत्नाकर असर विश्व भारती यूनिवर्सिटी एमटीएस एग्जाम 28 जून को है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराइए। बिल्कुल बेटा, उस एग्जाम के लिए ही आप इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज को टारगेट कर सकते हैं। आप रोजाना यहां शाम 5 बजे जुड़ सकते हैं, ठीक है, और आपको ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आपको मिल जाएगी। वेरी गुड इवनिंग रत्नाकर, वेरी गुड इवनिंग शिफाली, वेरी गुड इवनिंग मनन, वेरी गुड इवनिंग साइलेंट। सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में पहला क्वेश्चन क्या देखने को आपको मिल रहा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, विच पेज हेडर और फुटर इज प्रिंटेड ऑटोमेटिकली। दोस्तों अगर हम अपने एमएस वर्ड पे आप काम कर रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट में आप हेडर और फुटर देना चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कौन से पेज में ये हेडर फुटर प्रिंट होता है। अब आपके दिमाग में सर ये हेडर फुटर क्या होता है, तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं किसी भी डॉक्यूमेंट का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं हेडर, ठीक है। ये हमारा हेडर हो गया और नीचे वाला पार्ट हमारा होता है फुटर, यानी कि थोड़ा इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं इसको किस तरह से, वो देखते हैं। बेसिकली ये है क्या, ये हेडर है और ये मेरा फुटर है। ये बात तो समझ में आ गया सर, ठीक है। ये हेडर है और ये फुटर है। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, एवरीथिंग इज गोइंग सेट, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल, इतना कर वर्ड प्रोसेसिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। तो दोस्तों हेडर फुटर क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी पेज में जो टॉप एंड बॉटम का जो कॉमन कंटेंट होता है एवरी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग हेडर फुटर कहते हैं, जो आपको ये दिख रहा भी है। तो पूछा ये गया है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो किस पेज में ये ऑटोमेटिकली दिखता है, ऑन द फर्स्ट पेज सिर्फ दिखेगा, या फिर आपका ऑन द लास्ट पेज दिखेगा, या तो अल्टरनेटिव पेज, एक पेज के बाद 3 पेज, 3 के बाद 5 पेज ऐसा, या फिर आपको एवरी पेज में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो हेडर फुटर होता है वो हर पेज में ऑटोमेटिकली जाता है। आप अभी अगर जाके नहीं, आप अगर जाके अभी हेडर फुटर सेट करते हैं, हर पेज में आपको ये दिख जाएगा क्या, तो हेडर और फुटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, द राइट आंसर विल बी एवरी पेज इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट एट मोस्ट। दोस्तों अगर किसी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं तो कितना कॉलम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, 67, 66, 63 और 65। दोस्तों अगर किसी वर्ड पे हम काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे 63 कॉलम है, वो इंसर्ट कर सकते हैं। मैक्स कितना कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, तो मैक्स 63। वही आपसे पूछा जाए कि मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 कॉलम कर सकते हैं। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्स हमारा आ जाएगा बेसिकली 63 और मिनिमम हमारा आ जाएगा वो मेरा 1 आ जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं, व्हाट आर द साइज ऑफ फॉन्ट अवेलेबल ऑन द फॉर्मेटिंग टूलबार। दोस्तों अगर एमएस वर्ड वगैरह में आप काम कर रहे होते हैं तो आपसे ये पूछा गया है कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है वो कितने, मतलब फॉन्ट साइज के बारे में बात किया गया है कि वो किस साइज का हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दीपक आप ना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तो मैं शायद पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन आज की क्लास से ही मैं पीडीएफ, एक काम करता हूं, मंडे की क्लास से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ऐप में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मिनिमम मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, मिनिमम फॉन्ट साइज मेरा 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है, ठीक है। मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। और डिफॉल्ट क्या होता है, तो डिफॉल्ट आपका 11 होता है। डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों, डिफॉल्ट आपका 11 होता है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि कस्टमाइज कितना होता है, कस्टमाइज कितना होता है, तो याद रखिए कस्टमाइज मेरा
1638 होता है। तो ये हमारा हो गया 1638 कस्टमाइज। तो टोटल अगर यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये मेरा होगा। मिनिमम 8, मैक्सिमम 72, डिफॉल्ट 11, कस्टमाइज करके 1638 तक। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कस्टमाइज कितना होता है, तो वो आपका 1638 है। इसको आप मैं प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा सकता हूं दोस्तों। हम यहाँ पे चल पावर पॉइंट में भी दिखा देते हैं, क्योंकि पावर पॉइंट और वर्ड में आपको सेम टाइप का ही दिखता है फॉन्ट के मामले में। आता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ क्लिक किया, एक सेकेंड कहाँ गया, चलिए ये पावर पॉइंट मेरा करप्ट कर गया। मैं दिखा देता हूं, वर्ड में दिखा देता हूं, एक सेकेंड। मैं आपको एमएस वर्ड में ये चीज दिखा दूंगा। ठीक है, एमएस वर्ड नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा एमएस वर्ड ओपन नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से दिखा नहीं पा रहा, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये हमारा समझ में आ गया फॉन्ट साइज कहने का मतलब क्या है। अगला पॉइंट है व्हाट इज द मैक्रो। मैक्रो एक टूल्स है जो आपको देखने को मिलता है कहां पे, तो एमएस वर्ड में भी, एमएस एक्सेल में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि मैक्रोस का यूज क्या है, ये आपसे पूछा गया है। if you require a little add-on program, can we installer later? It is tools use send a same letter to multiple person, या फिर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, या फिर स्मॉल प्रोग्रामिंग मेड इन एमएस वर्ड यूजिंग VBA होता है। तो दोस्तों अगर याद रखिएगा, ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सिर्फ आप टिक करवा दोगे काम चलेगा सर, क्या सिर्फ टिक कर देंगे और आंसर हो जाएगा? जी नहीं, मैं समझा देता हूं मैक्रो होता है क्या। मैक्रो एमएस वर्ड एक्सेल के अंदर एक टूल्स होता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या हो गया? रिकॉर्डिंग करने का मतलब ये है कि भाई अगर कुछ ऐसे कोड हम राइट डाउन करते हैं, ये VBA कोड वही लिखा हुआ है, कुछ ऐसे कोड हम राइट डाउन करते हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है जो ऑटोमेटिक वो रीजनरेट होता रहे, तो हम इस्तेमाल क्या करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे मैक्रोज का। इसको और सरल बनाते हैं। सरल कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास मान लीजिए 20 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है और 20 पेज के डॉक्यूमेंट में 4 पेज का बीच का कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप चाह रहे हो बार बार रिपीट करना। कुछ ऐसे कोड है जिसको आप बार बार ऑटोमेटिकली रिपीट करना चाहते हो। तो उस 4 पेज के आप क्या करोगे? आप एक मैक्रोज का यूज करके आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। रिकॉर्ड करके उसको एक शॉर्टकट की असाइन कर दोगे। इन फर्दर जब भी उस 4 पेज की आपको आवश्यकता पड़ेगी, उस मैक्रो को ऑन करोगे और जो भी शॉर्टकट की आपने उसको असाइन किया होगा उसका रीयूज करके आप उसको मतलब उस शॉर्टकट की का इंप्लीमेंट करके आप उस कोड को रीयूज कर सकते हो। तो ये होता है मैक्रोस फॉर सेशन रिकॉर्डिंग करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा मैक्रोस फॉर सेशन रिकॉर्डिंग। और ये वाला लाइन ये याद रखिएगा, स्मॉल प्रोग्राम मेड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, कोडिंग होता है इसमें। ठीक है, यूजिंग VBA विजुअल बेसिक एक्स का इस्तेमाल किया जाता है टू ऑटोमेटिक टेडियस एक्टिविटी। कुछ काम को ऑटोमेटिक जनरेट हो सके, कुछ काम ऑटोमेटिक हो सके, उसके लिए मैक्रोज का हम लोग उपयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैक्रोज क्या है। तो मैक्रोज सिंपल सा बात है, एक सीक्वेंस ऑफ कोड है जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं, तो ऑटोमेटिक कुछ चीजें जनरेट करने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग कैन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट ए वर्टिकल डिवाइड बिटवीन कॉलम। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पे, अगर आपके पास ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज हो गया, कैन क्रिएट ए वर्टिकल डिवाइड बिटवीन कॉलम्स। दोस्तों ये मेरा कॉलम है। कॉलम कैसे हो सकता है? तो ये मेरा कॉलम है। ठीक है, ये मेरा कॉलम है, ये मेरा कॉलम है। ठीक है, अब इस कॉलम के बीच में वर्टिकली डिवाइड यानी ऐसे डिवीजन का काम कौन कर सकता है? देखते हैं। वो मार्जिन करेगा क्या, या हेडर करेगा, ओरिएंटेशन करेगा, या फिर मेरा गटर करेगा? बड़ा कंफ्यूजन आ चुका है क्योंकि यहां पे 2-3 चीजें हैं जो यहां पे आपको कोलाइड कर रहा है। तो चलो सही आंसर हम चुनेंगे क्योंकि हम इसका लिए इसी के लिए यहां पे जुड़े हुए कि हम सही आंसर बताएंगे। राइट आंसर होगा इसका गटर होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा था। दोस्तों ये बेसिकली ये एमएस वर्ड से लिया गया प्रश्न है। एमएस वर्ड में जब आप काम कर रहे होते हैं, एमएस वर्ड में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको पेज सेटिंग के अंदर ये सारी चीजें दिखती है, जहां पे आपको मार्जिन क्या होता है? तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ये मेरा पेज है तो किसी भी पेज में ये 4 किनारा जो आप छोड़ देते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये आपको मार्जिन कहते हैं। यानी भी किसी भी डॉक्यूमेंट का वह पार्ट जहां हम लोग लिखते नहीं है उसको मार्जिन कहते हैं। कितना होता है? तो ये टॉप होता है, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया और ये आपका बॉटम हो गया। तो ये 4 मार्जिन होता है। लेकिन इसमें एक 5वां मार्जिन भी होता है। एक 5वां मार्जिन क्या होता है? तो 5वां मार्जिन इस तरह होता है। ये आपका डॉक्यूमेंट है,
तो ये वाला जो एरिया है ना मार्जिन, मतलब आप गटर मार्जिन को कहा जाता है द बाइंडिंग एरिया, यानी कि बाइंडिंग एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट जो होता है, बाइंडिंग एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट जो होता है उसे हम लोग गटर मार्जिन कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये बाइंडिंग एरिया क्या होता है। तो आपने कभी भी कोई किताब, मैं आपको कुछ किताबें दिखाता हूं, मान लीजिए कि ये किताब है मेरे पास, ये मेरे पास जनरल स्टडी का किताब है, ठीक है। तो गाइज ये किताब है, तो इसका बाइंडिंग एरिया क्या है, ऐसे देखो ये बाइंड हो रहा है, ये हो रहा है ना, तो ये वाला एरिया है, इसको हम लोग बाइंडिंग एरिया कहते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है इसको हम लोग बाइंडिंग करते हैं। तो ये क्या है, आपको वर्टिकल ही है ना, ये क्षैतिज ही तो खड़ा है ना, तो इसीलिए इसका आंसर होगा गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो बाइंडिंग एरिया होता है उसे हम लोग गटर मार्जिन कहते हैं। और एक बार कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बाइंडिंग एरिया में क्या क्या आता है, तो गाइज याद रखिएगा, बाइंडिंग एरिया में मेरा लेफ्ट आता है और इसमें टॉप आता है, लेफ्ट और टॉप। तो बेसिकली मार्जिन टोटल 5 प्रकार का हो गया है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम और एक गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन क्या होता है, जो बाइंडिंग एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट होता है उसे हम लोग गटर मार्जिन कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार सारे बच्चे कहते तो ये समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अगर ऐसी बातें सही चल रही है तो यार शेयर तो करो। इतने ही बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतने ही, मात्र 100 बच्चे के आसपास भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा दबा के शेयर करो यार। आपको मैं बताता हूं कि A to Z कंप्यूटर एक ऐसा टूल्स बनेगा कि आपके हर एग्जाम का ये ब्रह्मास्त्र होने वाला है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपके एससीएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर, कोई भी एग्जाम होना, जवाब आपका A to Z कंप्यूटर होगा, ये मैं वादा करता हूं, ठीक है। अगर ऐसी चीजें सही चल रही है, अगर आपको सारी चीज आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली शेयर तो करो यार। मैक्सिमम जितने भी स्टडी ग्रुप, जितने भी जगह आप जुड़े हो, सब जगह शेयर करो। और हाँ, एक बात मैं ये भी कह देता हूं, यूट्यूब पे भी मैं ये बात कह रहा हूं, आप किस एग्जाम की तैयारि कर रहे हो मुझे कमेंट करो। आप किस एग्जाम की तैयारी, कमेंट करो। A to Z बैनर के तले आपको उसी की क्लास आपको दिखेगी। विश्व भारती की तैयारी कर रहे हो, अगला मॉडल पेपर A to Z के अंदर विश्व भारती का दिखेगा। CHSL का आपका एग्जाम है, अगला A to Z के अंदर आपको CHSL का मॉडल पेपर दिखेगा। तो जैसी आपकी जरूरत है उस जरूरत का यहां पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, लगातार मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ऐसे जैसे सीजीएल के भी क्लासेस आप ले सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू डू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ द कॉलम। दोस्तों अगर आप एसएससी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, आप लोग किसी भी एक्सेल सीट पे आप काम कर रहे हैं या किसी भी एक्सेल के कॉलम पे काम कर रहे हैं, तो ऑटो फिट करना है। ऑटो फिट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, डबल क्लिक द लेफ्ट एज ऑफ द कॉलम, ठीक है, राइट क्लिक ट्वाइस ऑन द कॉलम एज, या फिर क्लिक ट्वाइस ऑन द कॉलम हेडर, या फिर एनी ऑफ द अबव। पूछा क्या गया, मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं, परेशान ना हो, ठीक है, परेशान ना हो। मैं प्रैक्टिकली क्या बोला गया, अगर, अरे यार एक्सेल ओपन क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड, चलो, ये एक्सेल है, ठीक है, ये एक्सेल है। आपको ये प्रिंट मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। कहना क्या चाह रहा है, अगर मान लो कि यहां पे मैंने लिख दिया है टिक 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 टिक, मैंने बहुत सारा फिट कर दिया, मैंने बहुत सारा लिख दिया। अब देखो ये सेल में मेरा क्या हो गया, फिट नहीं आ रहा, ये सेल में मेरा फिट नहीं आ रहा, देख रहा है, ये फिट नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये मेरा फिट हो जाएगा, वही सारा ऑप्शन दिया है। तो उसमें जो जो ऑप्शन दिया वही हम करते हैं। हम मान लो कि यहां पे ये लेफ्ट है, ये राइट में जाके यहां पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये आ गया। हम क्या करेंगे, ये फिट आ जाएगा, तो यहां पे डबल क्लिक करेंगे तो फिट आ जाएगा। यस, यही काम करेंगे, यानी कि हम राइट में गए, डबल क्लिक किए, ये तो मेरा क्या हो गया, ऑटो फिट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरा ऑटो फिल कैसे हो गया। हम यहां पे, ये कर्सर पे था, राइट एज पे रखे और ये मेरा फिट हो गया। एक सेकंड, एक ऑप्शन और दिया है, क्या यहां पे रखेंगे और फिर कुछ अगर कुछ ऐसा आ जाए, मैं टाइप कर देता हूं, मेरे को ना बड़ा मजा आता है इस तरह आपको प्रैक्टिकली दिखा दिखा के करने में, ठीक है। कीबोर्ड कहां गया जी, कीबोर्ड गायब हो गया। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे किए, तो राइट एज पे किए, डबल क्लिक किए और काम मेरा हो गया, ठीक है। तो आते हैं बैक टू वर्क में, बैक टू क्वेश्चंस, क्या कहना चाह रहा था उसको हम लोग देखते हैं। बैक टू क्वेश्चन में तो हम लोग क्या किए, डबल क्लिक द लेफ्ट एज ऑफ द कॉलम या राइट क्लिक द ट्वाइस ऑन द कॉलम एज। कॉलम के एज में राइट क्लिक किए, राइट क्लिक किए नहीं, क्लिक ट्वाइस ऑन द कॉलम हेडर। बेसिकली अगर हम ये काम कर सकते, यार ऑप्शन ना गलत दिया, इसको लेफ्ट बोलेंगे या राइट बोलेंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। लेफ्ट तो ये साइड होगा ना,
कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जवाब ढूंढ ही लेंगे। कहां गया? तो डबल क्लिक ऑफ द लेफ्ट एज ऑफ द, डबल क्लिक हम लोग किए हैं, डबल क्लिक किए हैं, या राइट क्लिक ट्वाइस ऑन द कॉलम एज किए हैं। हम लोग कॉलम के एज पे जाके डबल क्लिक किए, बेसिकली यही वाला का राइट क्लिक ट्वाइस। तो बेसिकली हम लोग ना ये वाला काम, राइट क्लिक तो नहीं किए थे यार, हम तो डबल क्लिक किए थे। लेकिन डबल क्लिक हम लोग कहां किए थे? तो बेसिकली ये भी काम हम लोग कर सकते हैं, क्लिक ट्वाइस ऑन द कॉलम हेडर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा, क्योंकि हम लोग कॉलम के हेडर पे गए, उसको डबल क्लिक किए और काम मेरा हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राइट क्लिक हम लोग ट्वाइस, 2 बार नहीं किए थे, हम लोग ट्वाइस बार नहीं किए थे, राइट क्लिक तो किए ही नहीं, हम तो बस क्या किए थे, राइट क्लिक का ऑप्शन क्या आता, अगर माउस ऐसे रखते और यहां पे चल के राइट क्लिक करते, तो राइट क्लिक तो हमने किया ही नहीं। हमने सिंपल सा क्या किया गया, हमने सिर्फ किया यहां पे हेडर पे ऐसे हाथ रखा, कर्सर रखा, उसको डबल क्लिक ऐसे कर दिया, काम खत्म हो गया। तो मैंने क्या किया, तो बेसिकली क्लिक ट्वाइस ऑन द कॉलम हेडर किया, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला काम किया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, विच फाइल आर कंटेंट रीड मोड स्टाइल दैट कैन बी यूज्ड बाय वर्ड डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सी फाइल कंटेंट रेडीमेड स्टाइल है जो एक वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल किया था। बना बनाया चीज अगर है, सर गटर मार्जिन के एक बार दिखा दूंगा, गटर मार्जिन, परेशान ना हो। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा गया है दोस्तों यहां पे कि रेडीमेड बना बनाया टूल्स अगर एमएस वर्ड में कुछ मिलता है उसको क्या कहते हैं। अब बना बनाया टूल्स क्या होता है, उसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा बात है। आपको अगर मान लीजिए कोई बायोडाटा बनाना है, अगर मान लीजिए कोई तरह का एप्लीकेशन लिखना है, तो बना बनाया फॉर्मेट अवेलेबल है उसमें, तो उस फॉर्मेट को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं टेम्पलेट्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग टेम्पलेट्स कहते हैं। टेम्पलेट्स क्या है, तो प्री डिफाइंड फॉर्मेट इन एमएस वर्ड इज नॉन एज ए टेम्पलेट। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये टेम्पलेट है, विजार्ड है, लेटर है, डॉक्यूमेंट, सब में अंतर क्या है। मैं बड़ा तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखिएगा, विजार्ड क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो डिस्क्राइब किया जाता है उसको विजार्ड कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि एमएस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करना है, तो मैं आपको बताऊंगा पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो, दैट मींस वो विजार्ड के पास हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बना बनाया मैं फॉर्मेट दे रहा हूं, भाई ये फॉर्मेट लो, सिर्फ अपना नाम बदल देना, अपना एड्रेस बदल देना, बाकी एज इट इज रहेगा, तो उसको हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। बना बनाया रेडीमेड माल जो है, जो आप यूज कर पाते हो, उसे हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो एमएस वर्ड में जो भी फाइल बनता है उसको डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं, उसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं और डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। उसी प्रकार जैसे एक्सेल में जो फाइल बनता है उसको स्प्रेडशीट पैकेज कहते हैं, एक्सेल में जो फाइल बनता है उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। उसी प्रकार याद रखिएगा, जो पावर पॉइंट में बनता है उसको प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं, और एमएस वर्ड में जो बनता है उसको डॉक्यूमेंटेशन फाइल कहते हैं। तो ये 2-3 जानकारी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज एन आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 6। दोस्तों आईपी वर्जन 6 जो है वो इसका लेंथ कितना होता है, इस पे हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट का होता है। 2 प्रकार का होता है, एक आपका आईपी वर्जन 32 होता है, आईपी वर्जन 30, सॉरी, एक आपका आईपी वर्जन 2 होता है और एक आईपी वर्जन 6 होता है। ठीक है, वर्जन 2 है ये आपका 32 बिट का आता है, और वर्जन 6 जो है ये आपका 128 बिट का आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोनों के बारे में। ठीक है, गेटिंग द सर, विश्व भारती यूनिवर्सिटी एमटीएस एग्जाम के मॉडल पेपर नेक्स्ट डे ये आइएगा प्लीज। ठीक है रत्नेकर दत्ता, आपकी बात को समझ में आ गया कि अगला हम लोग को क्या करना है, एमटीएस वाला का आपको सैंपल पेपर देना है। लेकिन आपको भी ये काम करना है कि आपको दबा के पूरा शेयर करना है सेशन, ताकि हर एमटीएस का बच्चा आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैं आपको स्पष्ट करता हूं, मंडे से जो प्लानिंग मेरी ये रहेगी, कल तो इसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। मंडे से मैं प्लान करूंगा कि A to Z रहेगा बैनर, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम होंगे। जैसे किसी दिन एमटीएस की क्वेश्चन करवा दूंगा, किसी दिन सीएचएसएल का क्वेश्चन करवा दूंगा, किसी दिन दिल्ली पुलिस करवा दूंगा, किसी दिन सीजीएल का करवा दूंगा, लेकिन बैनर रहेगा A to Z कंप्यूटर। ठीक है, चलिए सर मैंने अच्छा बाइट पे टिक लगा दिया, सॉरी, बहुत अच्छी बात बच्चे ने बोला कि सर आपने बाइट पे टिक लगा दिया, आंसर होगा 128 बिट होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, विच प्रोटोकॉल डज डीएचसीपी यूज एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। ये क्वेश्चन गलत है, हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज एन हब स्पेसिफाई इन द ओएसआई मॉडल। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ओएसआई मॉडल पे हब जो है वो किस लेयर पे काम करता है, हब जो है वो किस लेयर पे काम करता है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं
हब एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, किस लेयर पे काम करता है, तो वो मेरा फिजिकल लेयर पे काम करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये फिजिकल लेयर क्या होता है, ये सेशन लेयर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताना होगा। बेसिकली बच्चा ये है क्या, ये आपका नेटवर्किंग मॉडल है, ये आपका नेटवर्क मॉडल है। क्या है दोस्तों, ये आपका नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, नेटवर्किंग में यूज किया जाने वाला जो भी हम नेटवर्क को चलाने के लिए एक नियम बना है, एक मॉडल बना है, उसको हम लोग नेटवर्किंग मॉडल। दो तरह का मॉडल होता है दोस्तों, एक आपका OSI मॉडल होता है जिसको कंप्लीटली कहते हैं OSI ISO मॉडल, और एक होता है हमारा TCP/IP मॉडल। ठीक, ये दो तरह का मॉडल है। तो OSI ISO मॉडल क्या है, तो ये बोलता है कि भाई हम जो भी काम करेंगे ना, हम 7 लेयर पे करेंगे। ये 7 लेयर पे करता है और ये आपका 4 लेयर पे करता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये 7 लेयर का मतलब क्या होता है और ये आपका 4 लेयर का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा लॉजिक समझिए कि अगर मान लीजिए हम आपको व्हाट्सएप करते हैं, यहां पे हम बैठे, मेरा नाम विवेक है, नहीं है जानते हो तो समझ लो, यहां पे विवेक बैठा हुआ और वहां बगल में मान लो कि वर्षा बैठी हुई है। ठीक है, दोनों का नाम भी से है तो लिख ही देते हैं वर्षा का नाम ही। ठीक है, यहां पे वर्षा बैठी हुई है और यहां पे हम बैठे हैं। हमने वर्षा को मैसेज किया, मान लो कि मैंने वर्षा को हाई मैसेज किया, ठीक है, और वर्षा को रिसीव हुआ हाई। तो बेसिकली हाई जो मेरे मोबाइल से गया होगा ये 7 लेयर से गुजर के गया होगा, और जब ये वर्षा को हाई जब मैसेज मिला होगा तो वो भी 7 लेयर से गुजर के ही आया होगा। तो याद रखिएगा ये आपका हब क्या है। सो बेसिकली ये क्या है, तो नेटवर्किंग मॉडल है जो सेंडर और रिसीवर दोनों के साइड काम करता है जब मैसेज डिलीवर होता है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये 7 लेयर है, हर लेयर का अलग अलग काम होता है। ठीक है, हर लेयर का अलग अलग काम है, हम लोग आगे इसको डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ेंगे। तो हर लेयर का अलग अलग काम है। अब ये 7 लेयर में 3 लेयर नीचे होता है, नाम मैं बताता हूं। इसका पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, दूसरा लेयर होता है डेटा लिंक लेयर, दूसरा लेयर होता है डेटा लिंक लेयर, तीसरा लेयर होता है नेटवर्क लेयर। ठीक है, तीसरा लेयर होता है नेटवर्क लेयर, चौथा लेयर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, पांचवा हमारा होता है सेशन लेयर, छठा हमारा होता है प्रेजेंटेशन लेयर, छठा हमारा होता है प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवां हमारा होता है एप्लीकेशन लेयर। ये मेरे 7 लेयर हो गए। ठीक है, ये मेरा 7 लेयर हो गया। ठीक है सर, ये 7 लेयर तो हो गया। तो ये जितने भी लेयर है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, अगर ये जितने भी लेयर आपको यहां पे दिख रहे हैं, तो यहां जैसे ने बोला 7 लेयर, तो नेटवर्किंग क्या है ना, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जोड़ के नेटवर्क बना हुआ है। तो इसी प्रकार ये 7 लेयर में कुछ ऐसे लेयर है जिसपे हार्डवेयर काम करेगा, कुछ लेयर पे सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो मुख्यतः 3 जो नीचे का होता है ना, इसमें आपका हार्डवेयर काम करता है। ठीक है, हार्डवेयर काम करता है, और ऊपर का जो 3 होता है, ऊपर का जो 3 होता है, इसमें आपका सॉफ्टवेयर काम करता है। और ये बीच वाला है ना ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको OSI का क्या कहते हैं, इसका OSI का दिल कहते हैं। ये OSI का दिल है, धक धक करता रहता है। चूंकि ये दिल है तो इसमें हार्डवेयर भी काम करेगा और ये सॉफ्टवेयर भी काम करेगा। एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है कि OSI का दिल कौन है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर OSI का दिल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा कि सर इसका सीक्वेंस भी कभी पूछा जा सकता है, तो कभी कभी शायद आपसे पूछा जा सकता है कि पहला लेयर कौन है, दूसरा लेयर कौन है। एक तरीका बता देता हूं, आपको याद रहेगा दोस्तों। एक मूवी आई थी, नाम था पुष्पा, तो PDNT स्पा कर देना। ठीक है, वैसे आप कोई भी नाम जोड़ सकते हो। पुष्पा, पुष्पा डोंट स्पा, पुष्पा डोंट स्पा, पुष्पा डोंट स्पा। याद हो गया। P फॉर फिजिकल, D फॉर डेटा, N फॉर नेटवर्क, T फॉर ट्रांसपोर्ट, S फॉर सेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एप्लीकेशन। तो पुष्पा डोंट स्पा, ये पूरा हिरार्की आप याद रखिएगा। तो कि हर लेयर में अलग अलग डिवाइस है। तो जैसे कि हब है, हब किस लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। और भी अलग अलग डिवाइस है, जैसे फिजिकल लेयर पे हमारा और क्या काम करता है, तो रिपीटर भी है, सॉरी रिपीटर ही, ये भी मेरा फिजिकल लेयर पे ही काम करता है। आपका जो मॉडेम होता है ये भी आपका फिजिकल लेयर पे ही काम करता है। आपका वी सेट होता है ये भी आपका फिजिकल लेयर पे ही काम करता है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना चाहिए कि किस लेयर पे क्या है। तो फिजिकल लेयर पे क्या है, तो आपका हब है। फिजिकल लेयर पे आपका क्या है, मॉडेम है, रिपीटर है, वी सेट है, और एक हाँ, ये सब हमारा फिजिकल लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, तो उस पे हमारा ब्रिज और स्विच है, वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर पे हमारा राउटर काम करता है, और गेटवे जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ये नाम कुछ याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए तो शेयर करते रहिएगा थोड़ा सेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आपने क्वेश्चन पूछा गया है, विच प्रोटोकॉल यूज टू सेंड अ डेस्टिनेशन नेटवर्क अननोन मैसेज बैक टू, अच्छा ये छोड़ दो। ठीक है, which of the following protocol used for connecting a computer from a remote location?
अरे रिमोट लोकेशन का इसमें तो दिया नहीं है। अरे ये भी क्वेश्चन ना था, चलो हाँ ये ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है किसी भी डिवाइस को डायनामिक आईपी एड्रेस असाइन करता है। दोस्तों याद रखिएगा, डायनामिक आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस असाइन करता है, तो याद रखिएगा वो मेरा डीएचसीपी होता है। डीएचसीपी का मतलब होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या है, तो एक प्रोटोकॉल है जो काम क्या करता है, तो आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है। आईपी एड्रेस असाइन करने का काम कौन करता है, तो डीएचसीपी। एसएमटीपी क्या करता है, तो मेल भेजने का काम करता है। एसएमटीपी मेल भेजने का। एफटीपी का क्या यूज है, फाइल ट्रांसफर कर, फाइल अपलोड एंड डाउनलोड करने का काम है। वो हमारा क्या है, वो मेरा याद रखिएगा, वो मेरा हो गया एफटीपी। देख रहा है दो भाई साहब, ये क्या चल रहा है भाई चैट बॉक्स में, आई डीपली इन लव एंड वांट टू फेवरेट इन लाइफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पे इज यूज टू ट्रांसफर डेटा पैकेट बिटवीन अ टू कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों यहां पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस जो डेटा पैकेट ट्रांसफर करेगा किसके बीच में, दो कंप्यूटर के बीच में, इन अ नेटवर्क। तो गाइज यहां पे याद रखिएगा, एक टर्म इस्तेमाल किया है डेटा पैकेट, तो हमको यहां से क्लू पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा, पैकेट जो है वो किस लेयर पे काम करता है, पैकेट मेरा नेटवर्क लेयर पे काम करता है। पैकेट मेरा किस लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और नेटवर्क लेयर का डिवाइस कौन सा है, तो नेटवर्क लेयर का डिवाइस मेरा राउटर है। तो यहां पे आंसर क्या हमारा हो जाएगा, आंसर मेरा राउटर हो जाएगा। तो गाइज याद रखिएगा, स्विच एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज क्या किया जाता है, तो करता है किसी एक लैन के मल्टीपल सेगमेंट को जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो मेरा स्विच करता है। राउटर का क्या काम है, तो राउटर का काम है कि किसी अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम है, वो मेरा, चलिए तो ये मेरा राउटर करता है। ठीक है, बाकी सारे डिवाइसेस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सेशन रोजाना शाम 5 बजे ही होता है, तो जुड़िएगा जरूर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। समय की समाप्ति हो चुकी है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों। चलिए मैं बता दूं, आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, आपका सीजीएल है, सीएचएसएल है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, या किसी और अभी ये विश्व भारती वाला एग्जाम है, या डीडीए का एग्जाम है, तो ये क्लास है आपके लिए खास है। रोजाना इस टाइम पे जुड़िएगा, और यहाँ पे मैं ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। अभी बच्चों का डिमांड आया कि सर विश्व भारती की क्लास कुछ करवा दीजिए, तो नेक्स्ट प्लानिंग जो होगी उसी के आधारित होगी। लेकिन इसके लिए आप लोग करना क्या होगा, आपको रोजाना इस टाइम पे जुड़ना जरूर होगा। तो जुड़िएगा इसी समय पे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हाँ, जाते थे इतना जरूर कहूंगा दोस्तों कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। और ऐसे ही क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप मिल जाएगा, ऐप का लिंक वहां पे दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रेगुलर सब्जेक्ट वाइज सेक्शन में। यहां पे जाइएगा, कंप्यूटर के 10 से 15 क्वेश्चन आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।